नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और आज है 23 मई और आज हो रही है प्री मानसून की बहुत ही शानदार बारिश। पूरे उत्तर प्रदेश में ही करीब करीब बादल छाए हुए हैं। मैं जहां पर बैठ के वीडियो बना रहा हूं कासगंज में, वहां पर भी बारिश हो रही है। तो सबसे पहले तो आप इस बारिश का आनंद लीजिए। और इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं। जो कल एएसओ का पेपर हुआ है 22 मई को, उसमें जो हिंदी का सेक्शन हुआ था उसके बारे में। इससे पहले मैं जो जीएस की आंसर की है वो ऑलरेडी दे चुका हूँ, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर हिंदी के बारे में। पहला सवाल है, किसी छात्र ने अपने विद्यालय में मनाए गए वार्षिक उत्सव की जानकारी अपने मित्र को देनी है, तो वह कौन सा लेटर लिखेगा। अब मित्र को जानकारी देनी है ना, तो अब आप कार्यालय पत्र तो लिखोगे नहीं, ना ही सूचना पत्र लिखोगे। ये आपका व्यक्तिगत पत्र है, तो ये व्यक्तिगत पत्र का उदाहरण होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, यदि पूर्व पत्र के संदर्भ में दोबारा उद्धृत करते हुए पुनः उसी सूचना को दोहराया जाए तो किस विकल्प में आएगा। यानी आपने किसी डिपार्टमेंट को लेटर लिखा, उसने कोई संज्ञान नहीं लिया, तो दोबारा जब आप एक लेटर लिखते हैं उसी चीज़ के लिए, तो इसको क्या बोला जाता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर और हिंदी में इसे कहा जाता है अनुस्मारक। ध्यान रखना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला सवाल है, किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं। साथियों ध्यान रहे, इस समूह में कौन कौन से स्वर जो है यहाँ पर दीर्घ हैं उनको आपको पता करना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बड़ी ई, ए, बड़ा ए, ओ, औ। ठीक है, ध्यान रखना। बहुत से लोगों ने हो सकता है इसका आंसर ये लगाया हो, तो ये गलत है। ठीक है, इसलिए गलत है क्योंकि इसमें छोटा आ गया। छोटा आ दीर्घ स्वर नहीं है, ये लघु स्वर है। ठीक है आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस समूह वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। तो मूर्धा जो उच्चारण स्थान होता है ये टा वर्ग का होता है। तो टा वर्ग इसमें ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन बी टा ठा, ये मूर्धा हो जाएगा। आगे है, मधु और अरि में संधि कीजिए। तो मधु और अरि में जब आप संधि करते हैं तो सही शब्द बनता है मधवरी। और ये जो संधि है साथियों, ये यण संधि का उदाहरण है। मैं आपको ये भी बता दूं, यण संधि है ये। अगला शब्द है, अ उपसर्ग तथा ता प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द कौन सा है। तो साथियों, अ उपसर्ग और ता प्रत्यय के योग से बनने वाला जो शब्द होगा यहाँ पर वो होगा असहनशीलता, ऑप्शन डी। ठीक, ध्यान रखेंगे, असहनशीलता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, किस समूह में कोई भी तद्भव शब्द नहीं है। देखिए, ये सवाल थोड़ा सा मैंने इसको देखा तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, है ना। क्यों? क्योंकि यदि आप इसको देखो तो देखिए, मत, आह्लाद और प्रसाद, इसमें जो पहला ऑप्शन यदि आप देखेंगे तो ये तो तीनों जो है तत्सम है। ठीक है, प्रसाद मतलब धीरज जो है ये आपका जो है ये तद्भव है। ठीक है, ये तद्भव है क्योंकि इसका तत्सम होता है धैर्य। धैर्य का धीरज इस तरीके से बनता है। बटन, मटन, काटन, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, चौका, चूल्हा, चिमटा और कॉलेज। देखो, इसमें अगर देखा जाए तो चौका जो है, चूल्हा जो है, चिमटा जो है और कॉलेज जो है, जैसे चौका, चूल्हा और चिमटा ये तो हो गए देशी शब्द और कॉलेज हो गया विदेशी शब्द। ठीक है साथियों, तो मेरे हिसाब से जो इसका सही जवाब होना चाहिए वो ऑप्शन सी होना चाहिए। बाकी हम देखें ऑप्शन डी, तो देखो घड़ा, घड़ा का जो है सद्भव घड़ा शब्द है और इसका तत्सम जो होता है वो होता है घट। ठीक, तो ये भी हो गया, ऑप्शन डी इसमें आ गया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो इसका सही जवाब होना चाहिए वो ऑप्शन सी ही होना चाहिए। ठीक है, चौका, चूल्हा, चिमटा और कॉलेज। चौका, चूल्हा और चिमटा ये देश शब्द हैं तथा कॉलेज एक विदेश शब्द है। आप लोग क्या लगा कर आए हैं मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगला सवाल है, मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया। खुद किस पद का सर्वनाम है। तो खुद जो है साथियों निजवाचक सर्वनाम होता है, आसान सी बात है। आगे देखते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 9। समिश भोजी का तात्पर्य क्या है। समिश भोजी, तो आपने सब सुने होंगे अमिश और समिश, आमिष और सामिश आपने सुना होगा, अमिश और सामिश। तो देखो, आमिष और सामिश दोनों एक ही चीज़ होती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आमिष और सामिश जो है एक दूसरे के विलोम है, बट ऐसा नहीं है। ध्यान रखना, आमिष और सामिश एक ही बात है और आमिष और सामिश दोनों का ही अर्थ होता है मांस सहित। तो सामिश भोजी का अर्थ हो गया वो व्यक्ति जो मांस का सेवन करता है। ध्यान रखना, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। किस समूह के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। तो देखिए, इसमें जो सही जवाब होगा साथियों वो होगा ऑप्शन बी, प्रभात, प्रभास, भोर और सुबह, ये सब एक ही पर्यायवाची हैं। बाकी इसमें रजनी अलग है, ठीक है ना, इसमें जो है उषा अलग है, प्रभावी अलग है और इसमें जो है चपला अलग है। आगे देखते हैं, सही विलोम आपको बताना है। सही विलोम यदि इन चारों में हम देखेंगे तो सही विलोम है हमारा विश्वास का अविश्वास। ध्यान रखना, बाकी ये जो है सब गलत है। दुकूल का जो है सुकूल होता है, प्रतिकूल नहीं होता।
सत्कर्म का होता है दुष्कर्म। आगे देखिए, यहाँ पर आगे पूछ रहा है कि 12 नंबर सवाल में किस समूह के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो प्रसून, गंधर्व, गर्दभ और सुषुप्त। तो देखो ये तो गलत ही लिखा है, साफ साफ गलत है, ठीक है ना। इसमें देखें तो चंचल, कंघा, घंटा, ठीक। आगे है लक्ष्य, कृपया, अभिनेत्री, ये भी गलत लिखा है, ठीक। तो इसमें आपको बताना है कौन कौन से सही हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। तो साथियों इसमें यदि हम देखेंगे तो देखो ये तो साफ साफ गलत लिखा है, ये भी गलत लिखा है, ये ऐसे लिखा जाता है घंटा, ठीक है, इस तरीके का। अभिनेत्री भी गलत है। तो इसमें जो सही है वो है केवल 2, पंकज, परंपरा और गंगा। ये संस्कृत के अनुसार सही है, तो ऑप्शन 2 ही केवल इसका सही होगा, बाकी गलत है आपके। आगे देखिए, किस समूह में शब्द ठीक प्रकार से रखे गए हैं, ये आपको बताना है। तो देखो भाववाचक संज्ञा, निराशा, हताशा, भलाई, विजय, भाग्य, विशेषण शक्तिशाली, पराधीन, सभ्य, स्वेच्छाचारी, पुराना, सर्वनाम, मैं, तुम, हम, तुम्हारा, ठीक है। और फिर है इसमें अकर्मक क्रिया। तो ये सारे के सारे ही सही हैं, इनमें कोई भी गलत नहीं है, सभी ठीक हैं। तो ये रहेगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। आगे है इस पुल्लिंग से स्त्रीलिंग आपको बनाना है और शब्द आपके सामने है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। शब्द आपके सामने है, देखिए। कवि का होगा कवयित्री, सम्राट का होगा साम्राज्ञी, नेता का होगा नेत्री और विदुर का होगा विधवा, यानी ऑप्शन 20 का सही जवाब है। बाकी देखिए वाक्यों में गलत क्या है, तो वाक्यों में वर्तनी की जो है गलती है। देखें ये देखिए कवयित्री गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है विधरा, तो ये भी गलत है। ये कवित्री गलत लिखा हुआ है, धुरा गलत लिखा हुआ है, मतलब धुरा, विदुर का धुरा कैसे हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो है कवयित्री गलत है और नेता का तो नेता ही कर दिया है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन 20 का सही होगा। आगे देखिए, भीम ने गदा से दुर्योधन को मारा। तो गदा से क्या है, तो यह आपने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को करण से, तो गदा से मारा, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर कुछ मिश्रित वाक्य दिए हुए हैं जिन्हें आपको सही से बताना है। पेपर थोड़ा धुंधला है तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। यहाँ पर कह रहा है कि ये जो है इसमें से आपको मिश्रित वाक्य बनाना है। तो देखिए जब हम इसका मिश्रित वाक्य बनाएंगे तो वाक्य है धृतराष्ट्र अंधे थे, दुर्योधन धृतराष्ट्र के पुत्र थे, दुर्योधन शक्तिशाली थे, दुर्योधन को गदा युद्ध में भीम ने परास्त किया। तो पहला है जो ऑप्शन दे रहा है, दुर्योधन अंधे धृतराष्ट्र के शक्तिशाली पुत्र थे और उनको भीम ने गदा युद्ध में पराजित किया। तो देखो ये जो पहला सेंटेंस दिया हुआ है साथियों, ये है संयुक्त वाक्य का उदाहरण, ये संयुक्त है, ठीक है, ये संयुक्त है, ये मिश्रित नहीं है, तो पहला ऑप्शन गया। दूसरा है अंधे धृतराष्ट्र के शक्तिशाली पुत्र दुर्योधन को भीम ने गदा युद्ध में परास्त किया, ठीक है, ये आपका सरल का उदाहरण है, ये भी मिश्रित नहीं है, तो ये भी गया। और लास्ट वाले जो दोनों बचे हैं यहाँ पे कि दुर्योधन अंधे धृतराष्ट्र के शक्तिशाली पुत्र थे जिनको भीम ने गदा युद्ध में पराजित किया, और जिन शक्तिशाली दुर्योधन को भीम ने गदा युद्ध में पराजित किया वे धृतराष्ट्र के दोनों पुत्र थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 और 4, यानी ऑप्शन सी। ध्यान रखना ये दोनों मिश्रित वाक्य हैं, बाकी ऊपर वाले दोनों एक संयुक्त है एक सरल है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये आपको बताना है। देखिए उसे मृत्युदंड की सज़ा दी गई, तो देखिए ये गलत है। क्यों? क्योंकि मृत्युदंड अपने आप में सज़ा है, तो सज़ा लिखना यहाँ कोई मतलब नहीं बनता, ये गलत हो गया। खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, मतलब पहले खरगोश को काट दोगे फिर गाजर खिलाओगे, तो ये भी अशुद्ध है। मेरी करनी का फल भोग रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी करनी कुछ नहीं होता, मैं अपनी करनी का फल भोग रहा हूँ, ये होगा, तो ये भी गलत है, ठीक है। फिर है कृपया यहाँ बैठने की कृपा करें, तो कृपया भी लगा दिया, कृपा भी लगा दिया, ये भी गलत है। तो इसमें सभी अशुद्ध हैं, ध्यान रखना, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। सब अशुद्ध हैं, इसमें कोई भी शुद्ध नहीं है। अगला है किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का इस्तेमाल हुआ है। क्या तुम कल मुझसे मिल सकोगे, तो इसमें तो गलत है, इसमें क्वेश्चन मार्क आना चाहिए जो नहीं आया है। अजी क्या ऐसा हो पाएगा, तो ये तो इतना ज़्यादा ही इसमें लगा दिया, ये भी गलत है, ठीक है। मैंने पूछा क्या बात है, मैंने पूछा क्या बात है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। और ऑप्शन डी है इसमें, ऑप्शन डी है उफ कितनी गर्मी है, ठीक है। तो इसमें जो है उचित विराम चिन्ह जो मेरे हिसाब से प्रयोग हुआ है वो है ऑप्शन सी 18 का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
आगे है वाह तुम आ गए, तो वाह के बाद कौन सा चिन्ह इस्तेमाल होगा, तो वाह के बाद इस तरीके का एक एक्सक्लेमेटरी साइन लगेगा जैसे इसमें लगा हुआ है उप में, तो इसका सही जवाब होगा बी विस्मयादिबोधक। उसने पहलवान को कुश्ती में हरा दिया, तो हरा दिया के स्थान पे कौन सा मुहावरा आ सकता है, पहलवान को कुश्ती में हरा दिया। ऑप्शन है नानी याद दिला दी, नाको चने चब्बा दिए, ऐसी की तैसी कर दिया, चारों खाने चित कर दिया। तो फिलहाल उसे हरा दिया, तो पहलवान के सेंस में इसमें सही जो हो सकता है वो है चारों खाने चित्त कर दिया। ठीक है, चारों खाने चित्त कर दिया, ये इसका सही एक बढ़िया उदाहरण हो सकता है। इसको भी लगा सकते हैं हम मुहावरे को। आगे है स्वाहा हो जाना का अर्थ क्या है, तो स्वाहा हो जाना का अर्थ है क्या, सब कुछ समाप्त हो जाना, जलकर नष्ट हो जाना। ऑप्शन ए इसका सही है। फिर है 22 नंबर, निरीक्षण का अंग्रेजी समानार्थक शब्द क्या होता है, तो भैया निरीक्षण का अंग्रेजी समानार्थक शब्द होता है इंस्पेक्शन। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके के सवाल जो है आपको हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी वाले, ये आपको आने वाली जो परीक्षा है सप्लाई इंस्पेक्टर की उसमें भी देखने को मिलते हैं और वीडियो एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं, तो थोड़ा इनको देख लेना। अगला शब्द है अंग्रेजी शब्द एडमिशन का कौन सा हिंदी अर्थ सही नहीं है, ये पूछ रहा है सही नहीं है, ये ध्यान रखना, ये आप नोटिस किया करो कि पूछ क्या रहा है। ऑप्शन है दाखिला, दाखिला होता है, स्वीकृति भी होता है, प्रवेश भी होता है, बाहिरगमन, बाहिरगमन नहीं होता, ध्यान रखना। ठीक है ना, ये इसका गलत जवाब है, ऑप्शन सी। आगे है इनमें से कौन सी बोलियां उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती, तो देखो मारवाड़ी बोली जाती है गुजरात के क्षेत्र में, और मेवाती बोली जाती है राजस्थान के क्षेत्र में, बाकी अवधी और बुंदेली हमारे यहाँ बोली जाती हैं। तो 1 और 4 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बोलियां उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं, तो देखो ब्रज तो बोली ही जाती है, कन्नौजी भी बोली जाती है, अवधी भी बोली जाती है, बघेली हमारे क्षेत्र में नहीं बोली जाती, ये एमपी में बोली जाती है मुख्य रूप से। ठीक है ना, बुंदेलखंड से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो बघेलखंड का इलाका जो है वहाँ बोली जाती है। तो 1, 2, 3 इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन ए। आगे है इनमें से कौन सा राज्य हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, तो साथियों हिमाचल भी आता है, उत्तराखंड भी आता है, एमपी भी आता है, छत्तीसगढ़ भी आता है, सभी आते हैं। टोटल 18 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे हिंदी क्षेत्र सम्मिलित होता है, तो सभी इसका जवाब होगा। आला खंड किस भाषा में लिखा गया है, तो आला उदल हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये प्रचलन में है, तो ये लिखा गया है बुंदेली भाषा में। आला और उदल की कहानी मतलब गा गा के लोगों को सुनाई जाती है। अगला देखिए, आगे ये है यहाँ पे गद्यांश है, तो गद्यांश इसको मैंने पढ़ लिया है, तो मैं सीधे सीधे इसके आंसर बताता हूँ, आप इसको देख लेना एक बार। और आपको ये पेपर चाहिए तो आप डाउनलोड कर लें टेलीग्राम पे, आप टेलीग्राम को डाउनलोड करिए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर ये PDF मैं भी डाल दूँगा, और मैंने डाल भी दी है, तो आप उसको देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं सीधे सीधे इसके आंसर बताता हूँ। ठीक है, गद्यांश का सबसे उचित शीर्षक क्या होता है, तो गद्यांश का सबसे उचित शीर्षक है साहस की ज़िंदगी। एक साहसी व्यक्ति की ज़िंदगी कैसी होती है वो इस अनसीन पैसेज में बताया गया है। आप अगर पढ़ना चाहो तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप इसे पॉज करके यहाँ पढ़ लीजिए, और थोड़ा सा ऊपर दिया हुआ है, इसको भी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। चलिए थोड़ा समय से, ठीक है, इसको आप पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए, और अब हम सीधे सीधे आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो गद्यांश का सबसे उचित शीर्षक क्या होगा, साहस की ज़िंदगी। लेखक के अनुसार साहसी व्यक्ति का कौन सा लक्षण नहीं है, ये पूछ रहा है। तो साहसी की ज़िंदगी निडर और बेखौफ होती है, बिल्कुल ये लक्षण है। साहसी जनमत की उपेक्षा नहीं करता है, ये तो करता है, तो ये नहीं है। फिर है साहसी आस पड़ोस की भली भांति की देखकर चिंता करता है, बिल्कुल ऐसा नहीं करता वो। और साहसी जोखिमों से नहीं डरता है, ये भी बात सही है। तो 2 और 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, 2 और 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है लास्ट, इनमें से कौन सा संक्षेपण सार लेखक के विचारों से मेल खाता है, तो आप इसको पढ़ लेना, थोड़ा सा धुंधला है ये। और 30 का जो सही जवाब होगा साथियों वो होगा ऑप्शन डी। तो इस तरीके से ये जो है हमारे हिंदी के जो है 30 सवाल हमने यहाँ पर देखे। उम्मीद करता हूँ कि हिंदी आपकी अधिकांश लोगों की ठीक गई होगी, और जानी भी चाहिए, क्योंकि हिंदी ही हम बोलते हैं, हिंदी ही हम पढ़ते हैं, तो हिंदी में गलतियाँ ना हो, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। मैंने भी पूरी तरह से शुद्ध रखने का प्रयास किया है, लेकिन अगर एक आध गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करिएगा, और आपको गलती दिखे तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।